भाई सारे भाइयों ने राम राम। एक वीडियो पहला डाली थी, मेरा तो कोई उसमें सब्सक्राइबर भी नहीं है भाई। ठीक है, वैसे डाल दी थी, 1000 2000 आदमी ने देखी। उम्मीद भी नहीं थी इतने आदमी देख लेंगे। बढ़िया रिस्पॉन्स आया। और भाई दूसरी बात, ये बात जो है ना, पब्लिक के लिए नहीं वीडियो डाल रहे मैं तो भाई राजनीति में कुछ कैंडिडेट हैं विधानसभा के, लोकसभा के, जिनके लिए मैं काम करता हूँ। और कुछ ना, कुछ ऐसे लोग भी हैं, मतलब कि जो ये समझते हैं ये कल का लोंडा हमें सिखाएगा, ये कल का लड़का हमें सिखाएगा, हमें बताएगा क्या क्या राजनीति के समीकरण हैं और किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी। तो उनके लिए ये ज़्यादा वीडियो है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ये उनके लिए मतलब ये हो जाता है कुछ लोगों के लिए कि हम जो है सर्वज्ञ हैं, हमसे ज़्यादा कोई जान ही नहीं सकता। ठीक है, ये गलत फहमी उनकी दूर करने के लिए ये वीडियो कुछ ज़्यादातर जो है राजनीतिक आदमियों के लिए है। आम आदमी तो इसको देखे ना देखे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं मुझे, लेकिन ये कुछ कुछ 25 से 30 आदमियों के लिए मैं ये वीडियो बना के डालता हूँ कि कल को उनको ये एहसास हो जाए कि रिजल्ट से पहले जो मैंने उनको बातें बताई थी वो ठीक है या गलत है। ठीक है, तो मैं बस अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात की जो सच्चाई है उसको रखने के लिए ये वीडियो बना के डालता हूँ। नहीं तो मेरा कोई यूट्यूब से पैसे कमाने का मतलब नहीं है। ठीक है, या यूट्यूब पे मेरा कोई फेमस होने का मतलब नहीं है। ठीक है, मैं अपनी बात को रख रहा हूँ यहाँ पे इसलिए कि 4 लोग जो मेरे पक्ष में है, मेरे खिलाफ में है, मैं उनको ये बता दूँ भाई मौखिक रूप से मैंने यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड करी है। ठीक है, तो इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ। अब कहने पे एक बात याद आ गई, वो मैं आपको और शेयर कर देता हूँ। राजनीति की बात है। तो मैं जब पढ़ता था किसी स्कूल में, तो जो हमारे मास्टर जी थे ना, वो ये कहते थे कि भाई ये छोटी ABCD है और यह बड़ी ABCD है। तो मैं एक बार पूछ ली उनसे, मास्टर जी या छोटी है और बड़ी है, तो एक तय काम चल जाएगा, छोटी तय बड़ी ABCD की क्या जरूरत है हमने। बोला बेटा काम आया कर, तू बालक से इव जो इतना सकावा है ना वो सीख ले, भविष्य में काम आओगे तेरे। उस टाइम तो मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आया। वो जो बड़ी ABCD है ना, उसमें एक कैपिटल CO है। वो कैपिटल C ना कुछ खास लोगों को सूट करता है मेरे हिसाब से, उसके लिए बड़ी ABCD बनाई गई है। तो ये जो 4 खास पॉलिटिशियन है ना, जिनको खास कैपिटल C की ज़रूरत है, नाम नहीं लेना चाहता और ले भी दूंगा भाई, डर भी नहीं लगता तारे तय। ठीक है, मैं तारा मैं मांगू है कि मैं खा तो तारा रखा नहीं, 2 रुपये तो मेरे मार रहे हो, मन तो किसी के रुपये मारे नहीं है। ठीक है भाई, तो यह बात थी भाई। तो अब मैं ना हरियाणा का जो डाटा है ना, वो भाई आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो भाई इतना भारी डाटा है, 10 ईटा का है, इतनी बड़ी खोपड़ी तो है नहीं, सुपर कंप्यूटर तो हूँ नहीं, सारा दिमाग में रखूँगा, मारूंगा आंगड़ी और बता दूंगा फलानी जगह फलाना, फलानी जगह फलाना। तो भाई वो लिख कर रखा है और वो जो चीज़ लिख रखी है वे आपने बताओ। तो स्टार्ट करते हैं रोहतक तक भाई। तो जो रोहतक की सीट है वह भाई बहुत हॉट सीट है। इस पे जो एक तरफ है बीजेपी के अरविंद शर्मा और दूसरी तरफ से हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा। पिछला जो चुनाव था ना, वो अरविंद शर्मा से वो हार गए थे 2019 में, और बहुत कम वोटों से वो हारे थे। मतलब कि ये नहीं कह सकते भी बहुत बड़े अंतर से हार गए, कोई 5-7 हज़ार की बात हुई होगी, इससे ज़्यादा ये नहीं आ रहे, तो 7,000 के आसपास। तो अब की बार जो समीकरण है ना, वो समीकरण ये है कि भाई भूपेंद्र हुड्डा जो है यहाँ से बाजी मार सकते हैं और एक अच्छे बहुमत से
वो जा सकते हैं। उनका डाटा मैं नीचे दे दूंगा कि भाई रोहतक विधानसभा का जो डाटा है, जो आकलन है, किसको कितना प्रतिशत मिला है, कितना प्रतिशत मिलने की संभावना है और क्या प्रतिशत इसमें मिल सकता है। ठीक है भाई, तो ये जो रोहतक विधानसभा का है उस पर एक मोटा मोटा विस्तार से बताता हूँ कि रोहतक जो निर्वाचन क्षेत्र का कुल वोटों का विशेषण है ना, वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का, वो 2019, 2014, 2004, 2004, 1998, 96, 91 है, लेकिन 2019 से लेकर 91 तक का एक डाटा है। ठीक है, तो उससे ये पता चल जाता है कि इसका वोट शेयर कितना है, 91 तक कितना वोट शेयर रहा है, कितना उतार चढ़ाव रहा है इस पर। तो भाई 2019 में 5,93,000, 2014 में 3,19,436, 2004 में 1,73,800, 1998 में 1,30,890 और 96 में भाई 1996 में 1,58,376 और 1991 में 23,802। तो भाई इसका जो पूरा टोटल मारा जाओ है ना 13,80,154। ठीक है, ये बात जो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यानी कि कांग्रेस का 2019 का 5,66,342, 4,90,000 2014 का 4,90,063, 2009 का 5,85,016, 2014 का 3,24,325, 1999 का 2,22,323, 2098 का 2,54,591, 2096 का 1,98,154 और 1991 का 2,41,235। तो भाई नू करके ये दो तो मैंने जो आमने सामने की पार्टियां हैं ना उनका बता दिया। तो इनका जो टोटल वोट जोड़ा जा है, अब हमने जोड़ा था बीजेपी का, तो बीजेपी का लग रहा था 13,80,154। इसी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लेकर के आया 2019 से 2091 तक का 28,82,229। तो इस तरीके से भाई बहुजन समाज पार्टी का भी है, इंडियन नेशनल लोक दल का भी है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं उसका बता नहीं पाऊंगा। जिस तरीके से दो पार्टियों को बताया, अब तीसरी पार्टी का भी मैं बता देता हूँ। 2019 से लेकर 2091 तक उनका वोट बैंक क्या रहा है, इंडियन नेशनल लोक दल का रहा है 11,76,276। ठीक है भाई, ये उनका इस सीट पे वोट बैंक रहा है 2019 से 2091 तक का। अब टोटल वोट बैंक जोड़ लिया जाए कि कितना टोटल रहा, तो वैसे उसके जोड़ने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, पिछला जो जोड़ा गया उसके हिसाब से प्रतिशत निकल जाएगा, लेकिन फिर भी हम जोड़ देते हैं। कुल वोट 2091 से 2019 तक। ठीक है जी, ये टोटल वोट है 13,80,154 बीजेपी को है, 28,82,229 कांग्रेस को है, 1,93,787 बसपा को है, 11,76,276 भाई अपने INLD को हैं, और भाई लास्ट जो था एक चुनाव लड़ा था जिसमें आम आदमी पार्टी थी, तो 759 ये आम आदमी मिला है। तो टोटल जो वोट हो गया ना, इसका जबकि वोटिंग हुई है पूरी टोटल 19 से 91 तक की, तो यह वोटिंग होगी भाई 56,39,205। ठीक है, इस 56,39,205 में तो सारी पार्टियां का अलग अलग हम जो है ना वो एक वोट बैंक निकाल लेते हैं कि इसका भाई पर्टिकुलर देखो 2019 तक लेकर, ये बातें क्यों बता रहा हूँ भाई, 2019 से लेकर 91 तक जनता का ओवरऑल मूड क्या रहा है भाई, कौन सी पार्टी पलटी है, किस में कौन गया है, किसी ने कोई दल बदला है, लेकिन जनता का जो मूड है ना अप्रोक्सीमेटली हाईएस्ट क्या रहा है वो निकाल के हमें आपके सामने रख रहे हैं। तो वो होना जरूरी भी है भाई, उसके बगैर आंकड़े निकल नहीं सकते, क्योंकि जब तक जनता का मूड पता नहीं चलेगा ना तो हम कुछ भी कोई भी आंकड़े नहीं निकाल पाएंगे। तो ये जनता का मूड है भाई 2019 से 2091 का। तो इसमें जो
हम वोट शेयर की गणना करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 2019 से लेके 91 तक 13,80,154 वोट मिले। टोटल वोट जो हैं इसमें सारी पार्टियां के हुए हैं 56,39,205। ठीक है, इसका 100 में से प्रतिशत हम जब निकालते हैं टोटल 56 लाख में 13,000 का, तो इसका बड़ा है 24%। यहाँ मतलब यहाँ पे जो वोट बैंक रहा है ना बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, वो टोटल 24% रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये व्यक्तिगत नहीं है मेरा कि मैं निकाल के दे दी हूँ। ये जो आंकड़ा है वो भारतीय चुनाव आयोग का आंकड़ा है। अगर आपको ये सोच रहे कि मैंने बना दिया होगा, नहीं, मैंने बस कैलकुलेशन किया है, जोड़ा है बस। और ये आंकड़ा जो है भारतीय चुनाव आयोग का है। ठीक है, तो 24.47% तो भारतीय जनता पार्टी का है। अब इसी तरीके से देखा जाए तो टोटल वोट 2019 से लेकर 91 तक का, और उसका वोट प्रतिशत अगर कांग्रेस का बनाया जाए तो इसका यहाँ पे 91% वोट रहा है। यानी कि ये कांग्रेस के लिए एक तरह से गढ़ माना जाता है। ठीक है भाई, तो अब आ जाइए बहुजन समाज पार्टी पे। बहुजन समाज पार्टी का यहाँ 2.73 एक वोट प्रतिशत पक्का है भाई। वो बिल्कुल 100% है और रहता ही रहता है वो। इंडियन नेशनल लोक दल का भाई 20% यहाँ पे रहता ही है, मजबूत है। यहाँ से 20% तो है ही है, वो डिगेगा नहीं, क्योंकि अब तक नहीं डिगा तो अब से आगे क्यों डिगेगा भाई। 2019 से 91 तक नहीं वो ऊपर नीचे हुआ, तो अप्रोक्सीमेटली 20.86 ये जो इंडियन नेशनल लोक दल का हुआ है। आम आदमी पार्टी ने भाई एक बार यहाँ पे चुनाव लड़ा था, 46,759 वोट लेकर गया था, तो उसका जो वोट बैंक है वो 8.83% है। या तो होगी एक बात। लेकिन एक बात और बता दूं मैं, अब सी वोटर सर्वे का अगर हिसाब देखा जाए तो जो गूगल कहता है और वो जो सर्वे कंपनियां कहती हैं, जितनी भी सर्वे कंपनी है, एबीपी न्यूज है, ये भाई इंडिया टुडे है या नेंसल है, या जितनी भी टोटल नाम तो नहीं ले पाऊंगा भाई, बहुत घनी कंपनियां, हर समय भी खराब होगा। विकिपीडिया का लिंक दे दूंगा मैं, उस पर जाकर देख लो कितनी कंपनियों ने सर्वे किया है। तो वो लोग ये बताते हैं, कोई बोल रहा है कि 5 से लेकर 9% तक आम आदमी का वोट शेयर अब हरियाणा में है। 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। कोई ये कह रहा है कि भाई 15% इसका वोट शेयर है, कोई 12% बता रहा है, कोई 5 बता रहा है। ज़्यादातर जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि 12 से 15 और 10 से 13 ये बता रहे हैं। तो मैं किसी की नहीं मान रहा, मैंने उसको एक 8% का वोट शेयर दे दिया भाई। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से दे दिया कि 8 मान लो भाई। हम कोई 10 से 13 बता रहा है, कोई 12 से 15 बता रहा है, तो मैंने उसको 8 दे दिया, ना इधर की ना उधर। बिल्कुल मैंने लोअर क्लास था ना, जो कम से कम क्या हो सकता है, मैंने वो एक अनुमान दे दिया। अब उसके अनुमान के आधार पे हम बात करते हैं रोहतक लोकसभा सीट की। तो अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट जोड़ दिया जाए तो इसमें 59% जो मतलब कि कांग्रेस का वोट बैंक जाता है इसमें। ठीक है, तो इसको हम ज़्यादा ना करके 4% घटा देते हैं हम, मिनिमम 4%। ठीक है, तो यहाँ आप मान लीजिए कि 54% जो वोट बैंक है वो है भाई रोहतक लोकसभा सीट से दीपेंद्र हुड्डा का। ठीक है, 50 से प्लस जाओगा भाई। ठीक है, कितना रहो, और 54 एक लिमिट है, और 54 से बढ़ के ये 60 तक जा सकता है। यो मेरा एक आंकड़ा है भाई, 50 + 54 है, और 54 से 60+ के तरफ चला जाएगा। अगर हम आम आदमी का वोट शेयर इसमें जोड़ देते हैं तो ये 60 के लगभग चला जाता है। अगर उसको नहीं जोड़ते, हम उसको नहीं जोड़ रहे, तो ये जो वोट बैंक है ये 50-51 तक तो रहेगा। यानी कि 50% तो रहना है भाई, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इस पे, ये पहले नंबर की होगी भाई। दूसरे स्थान पे आ जाते हैं हमें बीजेपी। तो बीजेपी का जो ये टोटल मैंने बताया 2091 से लेके 2019 तक का, इसका जो यहाँ पे टोटल वोट बैंक रहा है, यानी कि भाई हमने तो बीजेपी की देनी ही देनी है। हम तो बीजेपी की देवांगे भाई, हमने तो को काटनियाँ है ही नहीं, हम तो कट्टर। हाँ भाई, ठीक है।
वे लोग जो उनको है ना 400 पार का नारा लगा हुए हैं, 400 पार दें, बाकी 400 पार का नारा है, बाकी 400 पार की गुंजाइश है नहीं। ठीक है, एक नारा है, कोई 500 भी बोल सका है, 600 बोल दे, 600 तो सही नहीं, खैर 543 है, तो ये कोई नारा है। तो भाई यार 20%, 20.86% आदमी वे हैं जो उनको भाई हम तो 400 पार ले जाओगे, नारे का समर्थन करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई इस तरीका आम आदमी का भी समर्थन करने वाले हैं, आपका भी समर्थन करने वाले हैं, सबके समर्थक होया करें। तो जो इसके कट्टर समर्थक हैं भाई वे 20% हैं। अब 20% तो कट्टर समर्थक हो गए, लेकिन ये वोट बैंक जो है इसका कितना बढ़ेगा, वो राजनीति समीकरण क्या होंगे, ठीक है, और भाई क्या उसकी प्रचार होंगे, किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और किन मुद्दों पर जनता बीजेपी के साथ है और किन को नकार रही है, तो वो एक अलग बात होगी। लेकिन यहाँ जो इसका दूसरे नंबर का जो बीजेपी का एक वोट बैंक जा रहा है, वो आप मान के चलिए कि 35% के एक अनुमान के तौर पे 35% लास्ट है, उससे ऊपर जाएगा नहीं ये। ठीक है, अब रह गए अन्य दल हैं भाई। ठीक है, तो जो अन्य दल हैं उनको मान लो किसी को 20% चला जाएगा, किसी को मतलब कि भाई 2.5-3% चला जाएगा। वैसे इस सीट पे जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बसपा का वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, तो इसमें से एक बात तो कही जा सकती है और दावे के साथ कि भाई इसमें कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं दीपेंद्र हुड्डा, वो एक अच्छे बहुमत के आंकड़े से यहाँ से जीत रहे हैं। तो भाई ये तो था जो अनुमान मेरा इस सीट का। और भाई ये जो अनुमान है ना, ये पिछले चुनाव और वर्तमान जो राजनीति के आधार पे किया गया है। जो वास्तविक परिणाम है ना, वो कई कारकों पे निर्भर करते हैं, काफ़ी चीज़ों पे वो बदल भी सकते हैं। लेकिन मैंने जो बस मेरा एक जो डाटा है ना वो आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। इस डाटे की जो पूरी जानकारी है, एक PDF लिंक है, या डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे दूंगा मोटा मोटा, कि जो मैंने बोला है वो भी ठीक है, और एक लिख के भी मैं दे रहा हूँ कि भाई आप देख लेना। हो सकता है जो बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आया हो, तो लिखित तौर पे भी मैं नीचे आपको वो दे दूंगा। तो ये तो हो गया हमारा रोहतक का। अब इसके बाद हम चलते हैं सोनीपत विधानसभा। तो भाई मैंने पहले बोला था थोड़ा सा समय लग जाएगा। ठीक है, तो भाई सोनीपत विधानसभा क्षेत्र का मैं बता दूं कि यहाँ पे 2019 से लेके 2009 तक का, ठीक है, बीजेपी का क्या रहा है और कांग्रेस का क्या रहा है, बहुजन समाज पार्टी का क्या है और इंडियन नेशनल लोकदल का क्या है, जननायक जनता पार्टी यानी कि JJP का क्या रहा है। ठीक है, एक और पार्टी ने यहाँ पे चुनाव लड़ा था, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी LSP। तो इनका सबका जो वोट प्रतिशत है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आंकड़े हैं वो पिछले हिसाब से ही आंकड़े हैं, ये भी इसका भी आकलन वैसे है। तो सोनीपत लोकसभा का 2009 से 2019 तक का बीजेपी को जो टोटल वोट मिला है वो मिला है 11,12,338। ठीक है, कांग्रेस को जो मिला है वो मिला है 10,31,384। BSP को जो मिला है 1,36,940 और IND को जो मिला है यानी कि चौटाला ताऊ की पार्टी को जो मिला है वो मिला भाई 2,73,573। ठीक है, और JJP को भाई 51,162। और भाई एक नई पार्टी बताई थी जो सीमन नहीं, क्या है तो ये पुरानी, लेकिन ये फाइट में नहीं है अब, LSP, तो 35,046। तो टोटल इस पे 2009 से 2019 के बीच में जो चुनाव हुआ ना उस पे टोटल लोगों ने कितना वोट डाला है, तो इस पे डाला है भाई 26,40,463। ठीक है, ये मैं नहीं है भाई, ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं।
ठीक कदे मेरी लगा लो। तो इसमें तो हम वोट शेयर देख लें भाई, तो यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर है ना भाई, वो 42% रहा है कुल मिला के टोटल। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो रहा है वो 39% रहा है। और बहुजन समाज पार्टी का रहा है 5.19 है, ठीक है। और इंडियन नेशनल लोकदल का रहा है अभी 10.36 है। और जेजेपी का रहा है भाई 1.94, ठीक है। और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का रहा है 1.33। अब इसमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने भाई इसमें 8% जो है, अब हरियाणा में जो कांग्रेस और का आम आदमी का गठबंधन है, तो अनुमानित एक 8% का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के साथ संयुक्त वोट शेयर करके देखना होगा, जोड़ के देखना होगा, कहने का मतलब ये है भाई। तो इसमें जो अभी की हाल की जो पोजीशन है, कांग्रेस को जो अभी सोनीपत से जो चुनावी रुझान है, जो आंकड़े हैं, मतलब कि अगर चुनाव का जो आकलन किया जाए, जो सर्वे हुए हैं उसके आधार पे, तो कांग्रेस को 47% यहाँ पे 47.6 ये वोट बैंक कांग्रेस का है और ये कन्फर्म है, ठीक है। अब आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे 42 है और तीसरे नंबर पर है इंडियन नेशनल लोकदल 10% है। और चौथे नंबर पर भाई कोई पार्टी लड़ रही है तो अन्य पार्टी को 5.19, ठीक है भाई। तो मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, सोनीपत का क्या रहेगा, कांग्रेस गठबंधन रहेगा 47 पे, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी रहेगी 42 पे, इंडियन नेशनल लोकदल रहेगा 10% पे और चौथे नंबर पे 5.19। तो भाई ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है। तो यहाँ से सोनीपत से भी जो कांग्रेस गठबंधन है वो निकल रहा है। और एक दूसरी बात और बता दूं भाई, सोनीपत के अंदर कांग्रेस अपने दम पे नहीं निकल रही, जो उसका खुद का बोलते ना भाई मैं तो अपने दम पे निकाल ले जाऊंगा, नहीं, अपने दम पे नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ पे उसका जो वोट शेयर है ना वो 42% है, सॉरी 39% है, ठीक है। एक्चुअल में जो 2019 से लेके 2009 तक का जो इसका प्रॉपर वोट बैंक है वो 39% है और 42% इसमें जो है बीजेपी का है। तो पूरे आंकड़े ने देखा जाए ना तो इसका वोट बैंक टोटल 39% है। लेकिन अगर ये पार्टी जीत रही है ना तो भाई इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि जो आम आदमी का जो एक वोट परसेंट बढ़ा है ना, एक तो उसकी वजह से, दूसरी वजह से कि ये जो चुनाव है वो मोदी लहर में नहीं है, क्योंकि जो पिछले जो चुनाव लड़े गए थे उन चुनाव में लगभग जो मुद्दे रहे, बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक, राष्ट्रवाद, हिंदू तत्व और बहुत से मतलब कि राष्ट्र निर्माण, विकसित भारत, इस तरह के रहे, बड़े बड़े बोल बोले गए, ठीक है। तो वो मुद्दे जनता के सामने आए, वो बातें जनता के सामने आई और एक मोदी लहर चली और परिणाम क्या हुआ कि एक बड़ा वोट बैंक नरेंद्र मोदी सरकार को मिला और वो सरकार बना गई। और दूसरा एक जो फैक्टर काम किया था ना पिछले चुनाव में, इससे पिछले चुनाव में बीजेपी का वोट बैंक नरेंद्र मोदी को गया था, कैंडिडेट को नहीं गया। बस ये देख लिया कि हाँ ये बीजेपी से खड़ा, हाँ भाई दबा दो कमल का बटन। तो वो एक फैक्टर रहा था भाई। तो अब की बार जो है वो नहीं है, अब की बार जो चुनाव हो रहा है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, प्रधानमंत्री के चेहरे पे नहीं हो रहा, उसको उसमें कैंडिडेट को भी देखा जा रहा है। और ये एक के लिए नहीं है कि ये बीजेपी के लिए, ये कांग्रेस की तरफ भी है। तो जो चुनाव है, वैसे तो सारे चुनाव जो हैं, मेरी जो समझ है, जब तक मैं समझदार हुआ हूँ अपने तरीके से, अपना जो मेरा नज़रिया है चीज़ों को देखने का,
तो मैंने लगभग ये देखा है, हरियाणा से हूँ, हरियाणा में ज़्यादा देखूँ कि आज तक नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर भाई स्टेट स्तर पे कभी भी किसी भी पार्टी ने ना नु वोट नहीं मांगा भाई मैंने फलाना काम करा दिया, मैंने धकड़ा काम करा दिया, मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया। ठीक है, काम के नाम पे वोट नहीं मांगा किसी ने भी। जाति और धर्म ये दो मुद्दे रहे हैं। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा कि मैं बोल रहा हूँ, आप इतिहास उठा लो। ठीक है, काम किसी पार्टी ने कराया भी है ना तो भी ये काम नहीं गिनवा रहा। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने काम नहीं कराया, काम कराया भाई, काम गिनवा ही नहीं रहे वे नू लागे रहे कि मुसलमान की तोड़ जाओगे, हिंदू की तोड़ जाओगे। ठीक है, बड़े सतर पर तो यह कहानी है। हरियाणा में आ जा, वहाँ जाट किस बड़े बैठेंगे, यादव कित बैठेंगे, ब्राह्मण कित बैठेंगे, राजपूत कित बैठेंगे, ओबीसी वाले कित जाओगे। ठीक है भाई, दलित वर्ग वो कित जाओगा भाई। ठीक है, सारी मतलब कि जाता न बांट देंगे, कैंडिडेट भी जातीय आधार पर खड़े करेंगे। इसने ब्राह्मण खड़ा कर दिया, उन्होंने देखा है वोट बैंक ब्राह्मण दो रहे इतना गया, हाँ मैं जाट ना खड़ा कर दिया, उसने जाट भाई खड़ा कर दिया, हाँ इसने जाट कर दिया, अरे तो भाई हम ओबीसी तो खड़ा कर दे वहाँ। तो जो भी चुनाव हुआ है ना हरियाणा में वो जातिगत आधार पर है भाई। हरियाणा का जितनी मैंने देखने न मिला। बाकी मैं हिमाचल में गया था, हिमाचल में ये सिस्टम नहीं था, वहाँ जाति आधारित जाति का जो फैक्टर इतना काम करता नहीं। वहाँ पे रसूख काम करते हैं कि भाई कितने आदमी किसके साथ है। दिल्ली का है, दिल्ली पर जात का काम करता नहीं क्योंकि सारे आदमी उड़े बाहर के हैं। तो वहाँ पे क्या है कि भाई यो आदमी बिहार का है, यो आदमी यूपी का है, यो आदमी झारखंड का है। तो वहाँ वोट बैंक जो है स्टेट वाइज डिवाइड हो गया है। अब भाई उसके हिसाब से दिल्ली के सारे कैंडिडेट देख लियो आपने, जितने भी कैंडिडेट मिलेंगे ना, ठीक है, 4-5 कैंडिडेट तो मैं गिनवाए दी हूँ। ठीक है, महाबला मिश्रा देख लो, ये मतलब कि जो आंकड़ा मैंने बताया उसी आधार पे इसको सीट दे रखी है। आप उत्तर पूर्वी की दिल्ली की सीट देख लो, जो अपने मनोज तिवारी हैं और अपना कन्हैया कुमार हैं, उनके भी ये समीकरण है क्योंकि जातीय आंकड़े वहाँ पे काम करते नहीं भाई, जातीय ध्रुवीकरण बनता नहीं। हाँ, वहाँ पे हिंदू मुसलमान का फैक्टर जरूर काम करता है। तो भाई बतावा थे कुछ बताने कुछ लाग गए। ठीक है, तो भाई सोनीपत का जो डाटा दे दिया, सोनीपत का डाटा मैं नीचे दे दूंगा, तो वो आप उड़ता है देख भी लियो भाई। ठीक है, यूट्यूब का जो नीचे डिस्क्रिप्शन हो और मैं ये चीज़ लग के दे दूँगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भाई कहाँ का डाटा आ रहा है अपने पास। रोहतक का बता दिया और सोनीपत का बता दिया। ठीक है, अब भाई महेंद्रगढ़ भिवानी। ठीक है, महेंद्रगढ़ भिवानी का डाटा मैं आपको बता देता हूँ कि 2019 और 2014 यानी कि 2 चुनाव। ठीक है, इन 2 चुनाव का मैं आपको बता देता हूँ 2 चुनाव का क्या परिणाम है। ठीक है, तो 2019 में और 2014 में बीजेपी को जो टोटल वोट मिला ना वहाँ पे 11,41,000, और 2019, 2014 और 2009 इनमें जो टोटल वोट मिला कांग्रेस को वो मिला 8,63,000। यानी कि 2 बार चुनाव लड़ा, 2019 में 2014 में बीजेपी ने तो 11 लाख मिल रहा है और इन 3 बार में 8,63,000। ठीक है, और इंडियन नेशनल लोकदल को मिल रहा है टोटल 2019, 2014, 2009 में 5,30,453। ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी को 2014 में 2019 में 79,271। ऐसे ही जेजेपी को 2019 में 84,956। ऐसे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को मिला है 2019 में 20,234। ठीक है, अब कुल वोट का जो शेयर प्रतिशत है ना वो हम नाप लेते हैं भाई। कुल वोट 2009 से 2019 तक
बीजेपी को मिले 11,41,241, कांग्रेस को मिले 8,63,168, और भाई INLD को मिले 5,30,453, और बसपा को मिले 79,271, JJP को 84,956, और LSP को मिले 20,234। तो भाई ये 3 चुनाव, ठीक है भाई, 19, 14 और 9, 2019, 2014, 2009। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर देखा जाए तो अपर रहा है भाई, यहाँ पे 43%.40, ठीक है, ये अपर रहा है। और हालांकि ये 2 चुनाव का है, ठीक है, 2014, 2019। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इसने 3 चुनाव लड़े हैं भाई, और है, तो इसमें इसका रहा है 32.8, यानी कि एक तरीके से माना जाए ना तो ये जो एरिया है ये बीजेपी के समर्थन का एरिया है, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे वोट बैंक ज़्यादा रहा है। और 20% रहा है इसमें इंडियन नेशनल लोकदल का, 20 पॉइंट भाई 18-20 वो अगला लगा लियो, मैं मोटा मोटा बताऊंगा, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी का 3.40 रहा है। और भाई 2024 में मैंने बताया था जो अनुमान है वोटर का, यानी कि आम आदमी का, वो हर जगह 8% पूरे हरियाणा में है, कोई सी लोकसभा चले जाइए तो आया होगा, वो फैक्टर काम करेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरा वोट बैंक है ना कांग्रेस का, वो तो है 32%, ठीक है। बीजेपी का है 43%, इंडियन नेशनल लोकदल का है 20%, बहुजन समाज पार्टी का 3.40। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा ना वो मिलेगा बीजेपी को, 43%, ठीक है भाई। लेकिन क्या है कि इस बार जो चुनाव में एक आम आदमी का जो फैक्टर है वो काम कर रहा है 8%। वो ये मैं नहीं कह रहा, ये सर्वे कह रहे हैं जिन्होंने सर्वे कहा है। तो जाहिर सी बात है, सर्वे ने अगर कोई आंकड़ा दिया है तो वो हमें जोड़ना पड़ेगा। अब कांग्रेस का जो 32% है ना उसमें 8% आप जोड़ दो तो इसमें होगा 40.82%, ठीक है। तो कांग्रेस का जोड़ दिया हमने 40.82, भारतीय जनता पार्टी का जोड़ दिया हमने 43.40, ठीक है, जिसमें गठबंधन भी है, नहीं सॉरी ये भारतीय जनता पार्टी, तो मैं गठबंधन, ये गलत बोल गया भाई मैं, ठीक है। और तीसरे स्थान पर है भाई INLD 20%, और चौथे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी BSP। तो भाई दोबारा से बता दूं विस्तार से, छोटे में गड़बड़ है, कई बार मेरी जो बोलने की स्पीड है ना वह तेज है भाई, मैं भूल जाऊं कई बार के बोलना था के बोलना लग रहा है, कन्फ्यूज हो जाऊं, तो दोबारा एक बार विस्तार से बता दूं भाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। लेकिन जो चीज़ बताऊंगा ना वे सच होंगी, शब्द और जुबान इधर उधर जा सका है, लेकिन जो डाटा बताऊंगा ना वो करेक्ट पाऊंगा। और कोई नू कहता हो भाई मैं तो बहुत बड़ा धनुधर हूँ, ठीक है, डाटा एनालाइज हूँ, आ जा भाई मेरा आगे आगे बैठ जा, मेरी कड़ल आ जा, मैं तना अपने बड़ा मान लूँगा, ठीक है ना। तो भाई मैं भी किसी ने अपने आप ने कम नहीं मानता, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा यार, मेरा कॉन्फिडेंस है यो, अहंकार नहीं है, मेरा विश्वास है यो। अगर भाई जो आंकड़े मैंने दिए हैं ना 2019 तक लेकर 4-5 विधानसभा में, और 2019 में एक लोकसभा हुई थी उसमें मैंने काम कराया था खाली 4 सीटा पे, ठीक, उनके जो आंकड़े दिए थे वे पूरे ही मीडिया के, मतलब कि मीडिया जो ये बोल रहा था, मैं नाम भी बता दूंगा आपने, और जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली वो तो जानते ही हैं कि पूरा जो एक मीडिया था वो क्या बोल रहा था, मतलब कि एक पूरा मीडिया ये बोल रहा था जहाँ मैं काम कर रहा था कि यहाँ पे भाई 27-30% ही वोट बैंक है। और जो मैंने वहाँ पे आकलन निकाला था, ज़मीनी स्तर पे काम किया था, जिस तरह के समीकरण बनाए थे, जो कैंपेन करी थी जो, तो वहाँ पे जब रिजल्ट आया तो 42% आया। अब भाई 27 से 30 को 42 पे ले जाना
ठीक है, ले जाना या वो है, वो चीज़ एक बाद की बात है, वो देखने की बात है। लेकिन अगर मीडिया ये कह रही है कि यहाँ तो 30% से 27 से 30% है और वो रिजल्ट 42% का आता है, हालांकि उनमें से हार भी जाओ कोई, वो उस चीज़ का कोई महत्व नहीं है कि हार गया जीत गया। लेकिन जो आपने आंकड़े दिए थे ना, उनकी प्रामाणिकता क्या है, वे किस स्तर पर सत्य हैं और किस आधार पे आपने उनको बोला है, तो ये बात देखी जानी चाहिए। मैं जो आधार दे रहा हूँ आपको, जो आंकड़े दे रहा हूँ, ये जो पूरे आंकड़े हैं, ये चुनाव आयोग के, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं और उनको बस मैंने कैलकुलेशन करके जोड़ा है कि क्या हो सकता है, एक अपना अनुमान लगाया है। मैं कोई भविष्यवाणी तो करता नहीं, सर्वज्ञ तो हूँ नहीं, अगले हाथ देख कर बता दूंगा हाँ भाई तन्ना इतनी वोट मिलेंगे, तन्ना इतने वोट मिलेंगे, तन्ना इतने वोट मिलेंगे ना। जो चीज़ है ना, वो चीज़ को बताया जा रहा है, जो सामने पड़ा है वो देख के बताया जा रहा है। तो भाई जो इसमें अब हम महेंद्रगढ़ भिवानी वाली सीट पे थे, तो इस पे मैं एक आपको बता दूं, पहले स्थान पे रहेगी भारतीय जनता पार्टी 43.40% वोट। तो भाई महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे पहले स्थान पर रहेगी भारतीय जनता पार्टी, जो कि जिसका वोट शेयर है 43.40। दूसरे स्थान पर रहेगी राष्ट्रीय कांग्रेस प्लस आम आदमी, जो गठबंधन में है, यहाँ पे उनका वोट शेयर जो है 40.82 है। और तीसरे स्थान पर रहेगी इंडियन नेशनल लोकदल, जिसका वोट शेयर यहाँ पे 20.18 है। और चौथे स्थान पर बहुमत समाज पार्टी, जिसका वोट शेयर यहाँ पे 3.40 है। ठीक है, तो ये थे भाई सोनीपत के। ठीक है, और एक बात और बता दूं मैं, सारे डाटा बताने के बाद जो बताता हूँ कि है अनुमानित विश्लेषण है, पिछले चुनाव के परिणाम और वर्तमान राजनीति के परिदृश्य के आधार पर किया गया। वास्तविक चुनाव परिणाम कई कारकों से प्रभावित हो सकते हैं और कई कारकों पे निर्भर हैं और वो बदल सकते हैं। मैं बस एक अपना चुनाव आकलन जो है, जो डाटा है, और ये मोस्टली जो डाटा है ये चुनाव आयोग की साइट से उठाया गया है, वहाँ से मैंने लिया है। ये मेरा अपना जो आकलन है वो मेरे टेक्नोलॉजी और मेरे सॉफ्टवेयर का है, और जो मेरा सर्वे है उसके आधार पे है। ठीक है, तो ये हो गया आपका महेंद्रगढ़ भिवानी का। ठीक है, तो अगली सीट पे आते हैं हम। अगली सीट फरीदाबाद, तो हम फरीदाबाद को ले लेते हैं भाई। तो फरीदाबाद का जो चुनाव का जो इतिहास है, वहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं, जैसे सभी सीटों का किया है मैंने, 2019 से लेके 2096 तक का। ठीक है, तो 2019 से लेके 2096 तक जो यहाँ पे बीजेपी को वोट मिला, वो मिला 29,91,273। ऐसे ही कांग्रेस को मिला 30,39,315। ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी को मिला 5,19,129। ऐसे ही इंडियन नेशनल लोकदल को मिला 3,49,857। ठीक है भाई, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वोट शेयर की। तो जो यहाँ पे बीजेपी का वोट शेयर है वो है भाई 43.34। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है 44.6। बहुजन समाज पार्टी, ये कहने में दिक्कत आ है थोड़ी यार, क्यों आप पता नहीं यार, बीएसपी बोल देते हैं शॉर्ट में इसको। बीएसपी को जो मिला है वो मिला है 7.52 है। और जो इंडियन नेशनल लोकदल है ना, उसको है भाई 5.7। ठीक है, अब अनुमानित 2000 का जो हमारे पास डाटा है, उस डाटे के आधार पे मैं ये बात बता देता हूँ भाई। ठीक है, मीडिया तो भाई ये बोल रहा है कि जो ये फरीदाबाद की सीट है ये बीजेपी जीत रही है, पूरी मीडिया बोलती है भाई। लेकिन क्या है कि जो मेरे पास आंकड़े हैं
मेरे आंकड़े हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस हिसाब से पहले स्थान पर रहेंगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका जो वोट शेयर है वो 52% है। दूसरे स्थान पर रहेंगे भारतीय जनता पार्टी, इसका वोट शेयर जो है वो 45% है। तीसरे स्थान पर रहेगा बहुजन समाज पार्टी, इसका जो वोट शेयर है 5%, 52। और चौथे स्थान पर इंडियन नेशनल लोकदल 5.7। एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि जिन पार्टियों के मैंने नाम लिए हैं यहाँ पर, वो पार्टी अगर उस पार्टी का कैंडिडेट कोई वहाँ पे फाइट नहीं कर रहा ना, तो आप ये मत सोच कहना कि यार तूने तो इसका बता दिया, इसका तो कैंडिडेट ही नहीं है वहाँ पे। मैं बस आपको ज़मीनी स्तर पे और चुनाव के आधार पे एक आंकड़े पेश कर रहा हूँ कि यहाँ पे बीजेपी का कितना हो सकता है, बसपा का कितना हो सकता है, आईएनडी का कितना हो सकता है। यहाँ पे मान लीजिए कि बसपा का कैंडिडेट ही नहीं खड़ा है, ठीक है, या इंडियन नेशनल लोकदल का कैंडिडेट ही नहीं खड़ा है, या जेजेपी का कैंडिडेट ही नहीं खड़ा है, मैं उनका डाटा भी यहाँ पे बता रहा हूँ। तो एक्चुअल में मैं वो बता रहा हूँ जो लोग वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हम तो इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हमारे हैं तो इस आदमी के झंडे ठा रखे हैं। जैसे कि मैं दो तो फाइट में है, कांग्रेस और बीजेपी। अब जैसे बसपा है, कई जगह पे बसपा फाइट नहीं कर रही है, लेकिन मैं क्या कि उसका एक वोट बैंक भी बता रहा हूँ। तो भाई वो प्रॉपर वोट बैंक है वहाँ पे। वो एक वोट बैंक किस आधार पे है कि वो एक आधार बताया गया है कि भाई इतने साल से लेके इतने साल तक। अब जैसा कि मैं इसमें बताया कि 2000 एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ, 2019 से लेके 2096 तक, तो उसमें जो बसपा ने वहाँ पे जितनी बार भी फाइट की, तो एक वोट बैंक तो उसका रहा है। मैं इस वोट बैंक भी आपको बता रहा हूँ कि भाई इतना वोट बैंक तो इसका है ही है, या चुनाव लड़ेगी तो भी इसका इतना आना है, और या ना लड़ेगी तो भी इसका रहना है इतना। यो भाई बीजेपी में जावा है, कांग्रेस में जावा है, या भाई इंडियन नेशनल लोकदल में जावा है, या कोई अन्य आदमी इसने ले जावा है, वो एक अलग बात है, लेकिन इसका वोट बैंक कार्ड है यहाँ पर है। तो ये हो गया भाई अपना फरीदाबाद का, ठीक है। तो इस हिसाब से फरीदाबाद की जो सीट है, एक मिनट कहाँ थे भाई, हाँ तो अम्बाड़ा आ गया यार, हाँ फरीदाबाद। तो फरीदाबाद की जो सीट है, इस पे बात भूल जाऊँ यार, मैं बताऊँ कुछ और लाग जाऊँ। तो फरीदाबाद की जो सीट है ना, उस पे भाई कांग्रेस जीत रही है। मीडिया उस पर बता रहा है कि हार रही है, पूरी मीडिया ये कह रही है कि फरीदाबाद से कांग्रेस हार रही है। मैं ये कह रहा हूँ जीत रही है भाई, ठीक है। और जीतने के जो आंकड़े हैं ये 52% है भाई। पहले स्थान पर होगी बीजेपी, दूसरे स्थान पर होगी 43 है, बसपा तीसरे स्थान पर होगी 7.52 है, और आईएनडी इंडियन नेशनल लोकदल 5.17 पर होगी। ये बाजा वहाँ अम्बाड़ा पे भाई, ठीक है। तो अम्बाड़ा पर ले वो 2019 से लेकर 2091 तक का पूरा हम कैलकुलेशन करेंगे, वो डाटा चुनाव आयोग से निकाला है, ठीक है। एक एक चीज़ बताने लग जाऊँ 2019 में कितना था, 2014 में, 2009 में, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा भाई। तो टोटल बता दूँ 2019 से 2091 तक का जो बीजेपी को टोटल वोट मिला है यहाँ से 28,53,053, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो मिला वो है 21,83,699। बहुजन समाज पार्टी को जो मिला है 10,70,636, और इंडियन नेशनल लोकदल को जो मिला है 3,10,807, ठीक है भाई। तो अब हम वोट शेयर पे आ जाते हैं भाई। तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर रहा है यहाँ पे रहा है 44%, ठीक है, एक तरीके से 44% रहा, तो स्ट्राइक रेट यहाँ पे भाजपा को ज़्यादा जाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ पे वोट बैंक जो रहा है वो रहा है 33.99,
और बहुजन समाज पार्टी का रहा है 16.77 और इंडियन नेशनल लोक दल का रहा है 4% 84। ठीक है जी। तो अब अनुमान के तौर पे हम यहाँ का एक वोट शेयर कर देते हैं सर। तो अब इसमें कांग्रेस और आम आदमी, इसमें दो चीज़ें हैं। तो ज़मीनी सतर की कुछ चीज़ें इसमें देख लेनी चाहिए। यहाँ पे मतलब टक्कर वाली बात है कि भाई टक्कर है, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे एक तरफा है, एक तरफा माहौल नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे टक्कर है और उस टक्कर के जो कारण हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट, उसका डाटा लिख रखा है मैंने, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा भाई है। अब कोई मैं पत्रकार या भाई प्रवक्ता या एंकर तो हूँ नहीं, एकला आदमी हूँ। मैं सवाल करूँगा अपने आप से, मैं जवाब दूँगा, तो थोड़ा सा भाई सब्र रखो। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अम्बाड़ा। अम्बाड़ा विधानसभा की बात कर रहे थे। हाँ, ये अम्बाड़ा आ गया। अम्बाड़ा विधानसभा की बात कर रहे थे। ठीक है। तो अम्बाड़ा लोकसभा सीट से ना यहाँ पे टक्कर है भाई, यहाँ पे कड़ी टक्कर है, लेकिन कुछ इसमें मेरे डाटे में गड़बड़ है, थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया मैंने, लेकिन फिर भी जो मोटा मोटा है मैं आपको वो बता देता हूँ कि है क्या। ठीक है। तो इसका जो वोट शेयर है भाई, बीजेपी का 44 है, कांग्रेस का 33 है, बहुजन समाज पार्टी का 16 है। ये बता दिया था शायद मैंने। ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं, ठीक, कि इसमें पहले स्थान पे जो रहेंगी भारतीय जनता पार्टी रहेगी, जो कि 46.64 का एक वोट शेयर से आगे हैं। और दूसरे स्थान पे जो रहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, जो इनका रहा है वो रहा है 43.99। और तीसरे स्थान पे बहुजन समाज पार्टी 16.17 और चौथे स्थान पर इंडियन नेशनल लोक दल, ये रहा इनके। तो एक दो चीज़ें और इस पे मैं क्लियर कर देता हूँ। पहली तो ये क्लियर कर देता हूँ कि जो लोकल मीडिया है, ऑल ओवर मीडिया है, उसने कहा कि अम्बाड़ा सीट से कांग्रेस जीत रही है। तो भाई कांग्रेस जीत रही है, लेकिन मेरा मानना यहाँ ये है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी सीट निकाल ले जाएगी। मतलब कि मेरा मानना है कि 95% यहाँ से सीट निकाल ले जाएगी। बहुत कम संभावना है, बहुत कम संभावना, 5% संभावना ये है कि यहाँ से कांग्रेस निकल जाए, लेकिन उसकी कोई संभावना, कोई उम्मीद बढ़ती नहीं है। तो मामला टफ है, फाइट टफ है, लेकिन क्या है कि आंकड़े जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो यहाँ से बीजेपी सीट निकाल ले जाएगी। ठीक है। अम्बाड़ा से मैं दोबारा रिपीट कर दूं, पहले स्थान पे भारतीय जनता पार्टी रहेगी, दूसरे स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रहेगी, तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी रहेगी, चौथे स्थान पर इंडियन नेशनल लोक दल, जो डाटा है यहाँ का।
और ये जो डाटा है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 2019 से लेके 2091 तक का डाटा एनालाइज किया गया है, और उसके बाद जो जनता का मूड है, मूड को मापा गया है, वहाँ का जो ज़मीनी स्तर पे जो सर्वे हुआ है, और भी जितनी कंपनियों ने सर्वे करी है सबका सर्वे डाल के, ठीक है, सबको एनालाइज करके आपको बताया गया है कि भाई ये यहाँ पे समीकरण रह सकते हैं। ठीक है, अब पब्लिक क्या बोलती है और क्या करती है वो एक अलग बात है। और यह जो मैंने रिजल्ट बता दिया, रिजल्ट यानी कि जो अनुमान बताया, यह अनुमानित विशेषण पिछले चुनाव के जो परिणाम है और वर्तमान का जो वहाँ पे जो चल रहा है कि यहाँ पे भाई धरातल पे क्या हो रहा है, उसके आधार पे किया गया है। वास्तविक जो चुनाव है, परिणाम है, वो कई कारणों से, कई कारकों पर निर्भर हैं और बदल भी सकते हैं और निर्भर रहते भी हैं। ये बात सच भी है कि अब हमने अब आंकड़ा कुछ और दे दिया, लेकिन क्या है कि जो ओरिजिनल वास्तविक चुनाव परिणाम है वे भाई बहुत से मुद्दे हैं, उन पर टिके हैं। 2 दिन पहले रिजल्ट बदल जाता है। तो एक मोटा मोटा आंकड़ा है कि यहाँ से बीजेपी जा रही है, बीजेपी यहाँ पे की सीट पक्की है। अब जी गुड़गांव का बता देता हूँ, 2019 से 2009 तक का। ठीक है जी, तो यहाँ पे 2019 से 2009 तक का आंकड़ा बता देता हूँ मैं। जो टोटल वोट हुआ है वो 16,92,163 है। बीजेपी का जो यहाँ पे रहा है 9,07,519 है। कांग्रेस का जो रहा है 2,85,417। बसपा का जो रहा 3 लाख लगभग 80,960। टोटल जो यहाँ पे जो चुनाव हुआ है, वोट हुआ है, वो 32,25,068। तो अब इसके हम वोट शेयर की गणना कर लेंगे। वैसे तो भाई मैं बताने लग जाऊंगा ना, पूरा वोट शेयर करूंगा तो एक सीट को बताने में ही 2 घंटे लग जाएंगे, एक एक वोट बैंक को। तो मोटा मोटा जो है वो बता रहा हूँ। तो भारतीय जो जनता पार्टी है यहाँ पे, उसका जो वोट शेयर है वो 51% है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वोट बैंक है वहाँ पे 28% है। बहुजन समाज पार्टी का जो है वो 8% है, 8% 85 है। इंडियन नेशनल लोक दल का है वो 11% है। अब 2000 चुनाव में का जो डाटा है वो इस प्रकार है कि जो पहले स्थान पर भारतीय जनता पार्टी रहेगी, यहाँ पर कम से कम 52% के आसपास भारतीय जनता पार्टी रहेगी यहाँ पे। और 42.26 के हिसाब से यहाँ पे रहेगी कांग्रेस। तीसरे स्थान पर इंडियन नेशनल लोक दल है, चौथे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी। तो भाई ये 4 ही पार्टियां हैं जो मोस्टली फाइट में होती हैं। इन 4 ही पार्टियों का मैंने डाटा दिया है। तो भाई गुड़गांव से भी जो है बीजेपी जा रही है। ठीक है, तो ये होगा गुड़गांव का। अब हम आ जाते हैं हिसार पे। अब हिसार का 2019 से लेके 2009 तक का ये टोटल वोट बैंक है। हमने जैसे मैंने पिछले अपने सभी वीडियो में बताया, एक ही तरीका है सबका। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो पहले स्थान पे हैं वो है कांग्रेस। ठीक है, 27% वोट शेयर के साथ है ये। और दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी 24.1%। और भाई ये तीसरे स्थान पे जो डाटा कहता है ना चुनाव आयोग का, वो तीसरे स्थान पे हरियाणा जनहित कांग्रेस को दिखाता है, जो कि ये भजनलाल की पार्टी थी। और इनके जो लड़के हैं वो इस पार्टी को लीड कर रहे थे, लेकिन वो बीजेपी में चले गए। ठीक है, लेकिन वो बीजेपी में चले गए, लेकिन वोट बैंक पूरा प्रभाव नहीं पड़ा उनका वोट बैंक के। तो वो
कांग्रेस की तरफ जाता है वो वोट बैंक जो तीसरे नंबर का है। तो ये जो आप वोट प्रतिशत दिखाया जा रहा है 28.30, तो इसका मैक्सिमम हिस्सा आप कांग्रेस की तरफ मानो। अगर वो मैं हिस्सा आपको गिनवाने लग गया सीट वाइज, मतलब सॉरी बूथ वाइज, एरिया वाइज, तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, नहीं बता पाऊँगा। तो इसका जो एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस की तरफ जाता है, ठीक है। तो 27 पॉइंट को इस पर आप इंक्रीज कर सकते हैं, ले जा सकते हैं 40 के आसपास, ठीक है। तो अब जेजेपी है यहाँ पे 11% के आसपास है, और इंडियन नेशनल लोक दल है वो 10% है, और बसपा है जो 6% है। कहने का मतलब यहाँ से कांग्रेस जा रही है, यहाँ से मतलब कांग्रेस आ रही है, मतलब कांग्रेस सीट निकाल रही है, यहाँ से जा रही। कोई लोग गलत भी मतलब निकाल, जा रही है मतलब सीट नहीं आ रही, तो कांग्रेस यहाँ पर सीट निकाल सकती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कर्नाटक का 2019 से लेके 96 तक का हमने डाटा एनालाइज किया है, और वो डाटा आपको हम बता देते हैं, ठीक है। और तो 2019 से लेके 2019 से लेकर 1967 तक का डाटा कर्नाटक का। तो जो यहाँ पे बीजेपी को टोटल टोटल कर लेते हैं पहले, 26,39,283। तो बीजेपी को जो वोट मिले हैं यहाँ पे वो मिले हैं 30,32,207। कांग्रेस ने जो मिल रहे हैं वे वोट मिल रहे हैं 5,55,000, और जो बसपा ने मिल रहे हैं वे 3,17,000। टोटल जो वोट मिल रहा है वो मिल रहा है 65,44,299। और यो एक चुनाव का नहीं है भाई, यो 2019 से लेके और 2019 से लेके और 1967 तक का डाटा है, ठीक है। 2-4 चुनाव का वह पूरा डाटा है। बताया था भी एक एक चीज़ तो नहीं बता सकता, कि एक एक चीज़ बताऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन पूरा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब भाई कर्नाटक के उस पे आ जाते हैं। तो कर्नाटक पे जो पहले स्थान पे है भाई वो कांग्रेस है। कांग्रेस यहाँ से सीट निकालेगी, मेरे जो आंकड़े कहते हैं उसके हिसाब से। कांग्रेस का जो वोट शेयर है यहाँ पर जो डाटा बता रहा है, डाटा ये कह रहा है कि 52 से 54% यहाँ पे कांग्रेस का वोट बैंक है। मतलब कांग्रेस की 2024 का बता रहा हूँ अनुमानित। और जो दूसरे स्थान पे रहेगी वो बीजेपी रहेगी, वो 42% कुछ लेके जाएगी। तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी है जो 8.49 लेके जाएगी। और चौथे स्थान पर ये इंडियन नेशनल लोक दल जो कि 4.85। ये भाई आपके कर्नाटक के हैं। तो कर्नाटक में भाई पूरी जो मीडिया है वो बीजेपी को यहाँ से जिता रही है, मैं यहाँ से कांग्रेस को जिता रहा हूँ। तो ये थे भाई कर्नाटक। अब आ जाते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का भी 2019, 2014, 2009, 1999, 1998, 1996, 1991, 1979, 1984, 1980, 1977। तो यहाँ से है भाई 2009 से लेके 1977 तक का एक डाटा हमारे पास है, जो हमने बड़ी बारीकी से बूथ वाइज एनालाइज किया है और सभी का कर रखा है भाई, ठीक है। तो इसमें हम वोट शेयर निकाल रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का वोट शेयर है ना वो भाई 32% है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 32% है, ठीक है। और बीजेपी का 30% है। इंडियन नेशनल लोक दल का 29% है।
और बहुजन समाज पार्टी का 9.2% है। जननायक जनता दल, जननायक जनता पार्टी जेजेपी एक ही बार फाइट में है तो 5.57% है भाई। और आम आदमी ने वहाँ पे एक ही बार चुनाव लड़ा है तो वहाँ पे 2.87 है। ठीक है। और छोटे मोटे दल हैं भाई, उनका प्रभाव बहुत छोटा है, उनका वो साथ निकालने में काफ़ी समय लग जाएगा और फिर निकालने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है। तो मोटी मोटी पार्टी तो ये है जिनका मैं बता रहा हूँ। तो अब इसमें जो यहाँ पे कुरुक्षेत्र के कुछ आंकड़े हैं, ज़मीनी आंकड़े, वो बताने पड़ेंगे, उनके बगैर ये डाटा कोई मानेगा ही नहीं। तो भाई उस सीट से, कुरुक्षेत्र सीट से जो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो पहले जो थे वो कांग्रेस में थे और उनका एक अपना जनाधार है वहाँ पे। ये नहीं कि कांग्रेस का, उनका एक अपना जनाधार है। वो एक लोकप्रिय नेता है वहाँ के, नवीन जिंदल। ठीक है। लेकिन डाटा ये कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ पे जो वोट बैंक है ना वो 32% है। अब ये देखना होगा उस 32% में से वो उनके साथ वो कितना गया, उनकी लोकप्रियता कितनी गई वहाँ पे, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी तरफ से यहाँ पे है आम आदमी। आम आदमी का वैसे तो कोई जनाधार यहाँ पे है नहीं, किसी तरह का जनाधार है नहीं, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन है तो जो कांग्रेस की वोट है वो आम आदमी पार्टी को जाएंगी लगभग। पीछे भी सारी सीटों पे यही हुआ है कि उसका 1% हिस्सा वहाँ पे गया है। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे 30% के आधार पे एक वोट का अनुमान है जो पिछले चुनाव में हुआ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 32, भारतीय जनता पार्टी का 30, इंडियन नेशनल लोकदल का 29, बहुजन समाज पार्टी का 9 और जननायक जनता पार्टी का जेजेपी का 5.97 और आम आदमी पार्टी का 8। तो भाई एक बात इस सीट की बता दूं कि जो ये इंडियन नेशनल लोकदल या ताऊ चौटाला की जो पार्टी है, ठीक है, और इससे जुड़े हुए जो भी पार्टी है, जेजेपी होगी या और भी जो भी पार्टी इससे जुड़ी हुई, तो इस सीट का प्रभाव ये है भाई कि इस सीट पे अगर इंडियन नेशनल लोकदल 1 लाख सीटों से ज़्यादा सीट ले जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से नवीन जिंदल जीत गए, बीजेपी के वो जीत जाएंगे। ठीक है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल 1 लाख वोटों से नीचे रहती हैं तो यहाँ पे आम आदमी गठबंधन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठबंधन का जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है आम आदमी की तरफ से, वो सीट निकाल सकता है। तो यहाँ पे जो मामला है ना वो बड़ा टफ है, यानी कि बिल्कुल तुला हुआ मामला है। अगर मैं पूरा इसकी जो विधानसभाओं का आंकड़ा निकालता हूँ ना कि किस विधानसभा में किस तरीके से, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, क्योंकि वो फिर एक अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि जो कुरुक्षेत्र विधानसभा का मामला कैसे है। मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा बारीकी से समझना पड़ेगा, ये मामला टफ है यहाँ पे। अब भारतीय जनता पार्टी का जो नवीन जिंदल जी है ना, उनका मैं एक वोट शेयर निकाल रहा हूँ। कैथड़ से उनको जो वोट शेयर मिल रहा है वो 43% मिल रहा है। गोला से जो वोट शेयर मिल रहा है 44% मिल रहा है। थानेसर से जो वोट शेयर मिल रहा है 45
परसेंट मिल रहा है, पेवा से है 60%, पुंडरी से है 54%, रादौर से 41% और लाडवा से है 42%, शाहबाद से 45%। ठीक, तो ये एक वोट शेयर जाता है। सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। ये जो मैंने वोट शेयर बताया ये सुशील गुप्ता का था। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। कलायत से 43%, केथल से 36%, गुला से 44%, थानेसर से 45%, पहावा से 60%, पुंडरी से 54%, रादौर से 41%, लाडवा से 42% और शाहबाद से 45%। ये विधानसभा के आंकड़े हैं और इनके पीछे जाएंगे तो फिर वो नीचे के लेवल के आंकड़े निकल के आ जाएंगे। तो ये मैंने विधानसभा के आंकड़े बता दिए। ठीक है, अब नवीन जिंदल के आंकड़े बता देते हैं जी। ठीक है जी, कलायत से 53% है, कैथल से 61% है, गुला से 47% है, थानेसर से 40% है, पहवा से 28% है, पुंडरी से 40% है, रादौर से 53% है, लाडवा से 37% है, शाहबाद से 43% है। तो इस पूरे का अगर हम एक अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया निकालते हैं, ठीक है, कि आम आदमी पार्टी टोटल परसेंटेज निकालते हैं हम इसका और कैलकुलेट करते हैं इसको टोटल को, और बीजेपी का भी ऐसे परसेंटेज निकालते हैं, तो कितना परसेंटेज मामला बन के आता है। ठीक है, तो वो जो आंकड़ा है वो मैंने आपको ऊपर बताया कि वहाँ पे जो मामला है थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा नहीं, बस यहाँ पे जो खेल बिगाड़ेगा इन दोनों पार्टियों का। तो इंडियन नेशनल लोकदल जो है फाइट में तो है नहीं, लेकिन वो इन दोनों का खेल बिगाड़ देगा। ठीक है, तो उसका जो मार्जिन है वो किस तरीके से किस पार्टी पे क्या प्रभाव डालेगा वो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल का जो मैं आपको बता रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 32%, भारतीय जनता पार्टी 30%, इंडियन नेशनल लोकदल 29%, बहुजन समाज पार्टी 9%, जननायक जनता पार्टी 5%, आम आदमी का जो है 8%। अब ये जो 8% अगर हम सीधे तौर पे जो मैंने पिछला आपको दिखाया विधानसभा वाला आंकड़ा दिखाया, अगर ये आंकड़ा हम 32% में जोड़ देते हैं तो 42% हो गया। अब 42% हो गया तो मान लीजिए कि नवीन जिंदल जो पहले कांग्रेस में थे और अब वो बीजेपी में है, तो उनको टिकट मिल गया। तो कभी भी चुनाव होता है ना, तो ऐसा नहीं हुआ कि 10 लाख वोट हैं और 10 का 10 पोलिंग हो गया, प्रतिशत होता है। तो इसी हिसाब से अगर कोई कैंडिडेट जा रहा है ना, तो कुछ प्रतिशत उसके साथ जाता है, पूरा का पूरा नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गणना की जाए ना, मेरी अपनी गणना तो ये है कि यहाँ से आम आदमी पार्टी निकल रही है। ठीक है, और बीजेपी 2 नंबर की पार्टी रहेगी। ये मेरा एक आकलन है, मेरा खुद का आकलन है। अब वो रिजल्ट पे पता चलेगा कि क्या आकलन होता है या रहता है। ये मेरा एक आकलन है। तो भाई ये होगी, अब जो सीट बच गई उन सीटों का भी ब्यौरा मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। ठीक है भाई, तो ये था जो पूरा मेरा एक एनालाइज था, विश्लेषण था पूरे डाटे का। और मैं आपको फिर बता दूं
ये जो मैंने डाटा दिया, ये पूरा का पूरा डाटा भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है और वहीं से ये डाटा लिया गया है। मैंने बस इस डाटे को एनालाइज किया है और जो सर्वे हुए हैं उनको एनालाइज किया है और उसके बाद जो प्रतिशत निकल के आया वो मैंने आपको बताया है। और इसके नीचे मैं पूरा टोटल जो भी वीडियो का होगा वो मैंने जो वीडियो में बोला है कि भाई इसका इतने प्रतिशत है, इसका इतने प्रतिशत है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूँगा। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको पूरी वीडियो नहीं देख पा रहे, नहीं समझ में आ रही है, तो आप वहाँ पे मैं डाल देता हूँ, देख लीजिए किसका कितना है, 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 वहाँ पे देख सकते हैं।